गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बजरंग सर साइंस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अभी हाल फिलहाल में क्लास 10th साइंस के लिए एनसीईआरटी बोर्ड लागू कर दिया गया है। उसके बारे में चैप्टर नंबर 1 से अपन ऑनलाइन क्लासेस का सुचारू रूप से अभी जारी कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड के अभाव के कारण अपन सीधे पीडीएफ के माध्यम से लाइव क्लासेज चल रही है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी बोर्ड में बता देता हूँ, 16 चैप्टर है। अपने 16 चैप्टर है। उन सभी चैप्टर्स के बारे में हम रेगुलरली चैप्टर नंबर वाइज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला ही चैप्टर है अपना रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, जो पिछले जो आरबीएससी सिलेबस था उसी का छठा चैप्टर है, लेकिन उसमें थोड़ी सी डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। इसमें पूरी एक एक टॉपिक वाइज अपने को पढ़ा जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। कि प्रकृति में दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिक आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और क्रिया करके क्या बनाते हैं, नए रसायन अथवा यौगिक अथवा उत्पादों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये जो सारी की सारी क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं कौन सी क्रियाएं कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, दोबारा से ध्यान से, कि प्रकृति में साथ साथ में अगर कोई नोट्स बनाना चाहता है तो वो नोट्स भी बना सकता है। आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। आप अपना मोबाइल नंबर या मेरे मोबाइल नंबर मेरे यूट्यूब चैनल पर दिए हुए हैं, आप उनके माध्यम से मैसेज कर दीजिए और आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी बारी बारी से चैप्टर वाइज। तो ध्यान से देखिएगा कि प्रकृति में दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिक आपस में क्या करते हैं, क्रिया करके नए रसायनों, यौगिकों अथवा उत्पादों का निर्माण करते हैं। ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं, वह क्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। साधारणतः अपन देखते हैं घरों में, जैसे दूध से दही बनना, शरीर में भोजन का पाचन होना। फिर सेकंड पार्ट देखो, रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को एक व्यवस्थित रूप में अर्थात एक क्रम में लिखा जाता है। तो इस प्रकार का जो क्रम होता है, वही क्रम क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया को एक व्यवस्थित क्रम में लिखना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, या रासायनिक समीकरण कहलाती है। कि रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अणुओं व परमाणुओं को क्या कहा जाता है, क्रिया कारक कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, वो पदार्थ क्या कहलाएंगे, क्रिया कारक कहलाएंगे या अभिकारक कहलाएंगे। ठीक है, और अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों को क्या कहा जाता है, उत्पाद या क्रियाफल कहा जाता है। साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये मैंने आपको कर दिया है सामने, कि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे अभिकारक क्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है, इसकी अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड से करवाते हैं। तो हमेशा देखो, एक तो होता है धनायन होता है और एक होता है ऋणायन, दोनों को अलग अलग कर लीजिए। H2SO4 में H2 है वो धनायन है, और SO4 क्या है, ऋणायन है। उसी प्रकार सोडियम क्लोराइड NaCl में Na धनायन, Cl ऋणायन है। इसी प्रकार से जैसे रिएक्शन करेगा तो H2O Cl के साथ जुड़ जाएगा तो 2HCl बना लेगा, और Na किसके साथ जुड़ जाएगा, SO4 के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, सोडियम सल्फेट बना लेगा। अब देखो, समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है, कि जब रासायनिक समीकरणों को लिखा जाता है उस समय समीकरणों को क्या करना होता है, संतुलित करना होता है। और संतुलित करना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा समीकरण क्या है, सही नहीं हो पाती। तो देखो, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक। सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्रियाकारक परमाणुओं की संख्या क्रियाफलों के परमाणुओं की संख्या के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दोबारा सुन लीजिए कि क्रियाकारक परमाणुओं की संख्या क्रियाफलों परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, क्रियाकारक परमाणुओं का द्रव्यमान जो भार है वो क्या है, क्रियाफल के द्रव्यमान अर्थात अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ
और उसके पश्चात बनने वाले जो पदार्थ है उनका जो द्रव्यमान भार है वो बिल्कुल क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। आ रही है बात समझ में? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आ जाता है, देखो तीर का चिन्ह होता है, तीर का चिन्ह क्रिया कारक से क्रियाफल की ओर होना चाहिए, अर्थात क्रिया कारक को बाईं ओर तथा क्रियाफल को दाईं ओर लिखा जाता है। चौथा पॉइंट क्या है कि रासायनिक समीकरण को हिट एंड ट्रायल मेथड अर्थात संतुलन अभिक्रिया के द्वारा, संतुलित क्रिया विधि के द्वारा क्या है, संतुलित किया जाता है। जैसे NaCl है, उसको देखो NaCl है और H2O है, H2O को दो भागों में तोड़ेंगे, एक तो H प्लस और एक OH माइनस। Cl एक प्लस माइनस के साथ, दूसरा प्लस माइनस के साथ जुड़ जाएगा। जैसे ही NaOH के साथ जुड़ेगा NaOH बना लेगा, जबकि HCl के साथ जुड़ेगा तो क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। इसी प्रकार फेरस की अभिक्रिया जिंक सल्फेट से करवाएंगे तो जिंक बाहर निकल जाएगा और फेरस के साथ रिएक्शन करके फेरस सल्फेट बना लेगा और क्या बन जाएगा, जिंक जो है वो अपनी क्रियाशीलता से क्या हो जाएगा, बाहर। और देखो अब देखा है लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है कि जब फेरस को, जब धातु को, लोहे को वायु की उपस्थिति में नमी में रख दिया जाए तो लोहे पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। देखो 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 और 4 जल के अणु क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। दोबारा से देख लीजिए चारों के चारों चरण समीकरण संतुलित करने के, कि जब रासायनिक समीकरणों को लिखा जाता है उस समय समीकरणों को संतुलित किया जाना आवश्यक है। कि समीकरण को संतुलित करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1 क्या है, क्रिया कारक परमाणुओं की संख्या क्रियाफलों के परमाणुओं की संख्या की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आ जाता है, क्रिया कारक परमाणुओं का द्रव्यमान भार क्रियाफल के द्रव्यमान के भार के बराबर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है अपने पास, तीर के चिन्ह है, तीर का चिन्ह जो है वो क्रिया कारक से क्रियाफल की ओर आना चाहिए, अर्थात क्रिया कारक को बाईं ओर और क्रियाफल को तीर के दाईं ओर लिखा जाता है। चौथा पॉइंट क्या है, रासायनिक समीकरण को हिट एंड ट्रायल मेथड के से संतुलित किया जाता है। अगर आप एक टॉपिक और जोड़ना चाहते हैं तो इसमें लिख सकते हो ऊपर, तो मैं आपको बता देता हूँ अगला पॉइंट कि रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक ताप और दाब को हमेशा तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, दोबारा से, अभिक्रिया में आवश्यक ताप व दाब को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, सबसे पहला टॉपिक आ जाता है रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं और सबसे पहली अभिक्रिया अपन पढ़ लेते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन की जगह आपको दूसरा नाम भी दे सकता है, वो संयुग्मन अभिक्रिया भी दे सकता है। क्या दे सकता है, संयुग्मन अभिक्रिया। देखो संयोजन का अर्थ क्या होता है, जुड़ना, अर्थात दो पदार्थ जुड़ करके एक किसका निर्माण करते हैं, एक यौगिक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की जो होने वाली अभिक्रिया है वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। ध्यान से देखेगा दोबारा से कि ऐसी अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक तत्व अथवा रसायन आपस में जुड़ करके एक नए यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन है, कोयला है, कोयले को जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बाहर निकलेगी, और जब मैग्नीशियम के फित्ते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम का चूर्ण प्राप्त होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में, क्योंकि दो पदार्थ, पहले कार्बन एक पहला पदार्थ है और ऑक्सीजन दूसरा पदार्थ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवा रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब देखो बात करते हैं, दूसरा पॉइंट आ जाता है अपने वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया। देखो वियोजन का अर्थ होता है टूटना या दो भागों में विभाजित करना, कि इस प्रकार की अभिक्रिया में
एक यौगिक अथवा पदार्थ, इस प्रकार की अभिक्रिया में एक यौगिक अथवा पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, टूट जाता है। इस प्रकार की जो केमिकल इक्वेशन है, इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है, वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, बुझा हुआ चूना है, उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। घरों में जो सफ़ेदी की जाती है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे सामान्य भाषा में कली भी कहा जाता है। देखो फिर देखो आगे आता है सिल्वर क्लोराइड AgCl। सिल्वर क्लोराइड क्या है, AgCl। इसका अपघटन करवाएंगे तो एक तो बन जाएगा सिल्वर और एक क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। नोट लगा रखा है, नोट को ध्यान से देखिएगा कि सिल्वर ब्रोमाइड AgBr को भूरे रंग की बोतलों में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाती है, अपघटित हो जाती है, अर्थात तो दो भागों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इसीलिए क्या है, इसको अपघटित होने से बचाने के लिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होने से बचाने के लिए इसे भूरे रंग की बोतलों में भरा जाता है, क्योंकि इससे ब्रोमीन गैस बाहर निकल जाती है। समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें बेटा। कोई भी अगर तकलीफ़ हो, कोई भी समस्या आ रही हो आपको समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके मुझे जवाब दें। अगली वीडियो में आपको उसके द्वारा समझा दिया जाएगा। तीसरा टॉपिक आ जाता है ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नाम से ही पता चला ऊष्माशोषी, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्माशोषी, और जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो ऊष्माक्षेपी। देखो ध्यान से देखिएगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण करवाने के लिए ऊर्जा बाहर से दी जाती है, ऊर्जा क्रिया कारक को बाहर से दी जाती है, ऐसी जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ध्यान से देख लीजिएगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया को पूर्ण करवाने के लिए बाहर से ऊष्मा किसको दी जाती है, क्रिया कारक को दी जाती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को, नाइट्रोजन जो है उसको बाहर से ऊष्मा दी है तो क्या बना लेगा, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना लेगा। फिर आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाफल के साथ ऊष्मा भी ऊर्जा के रूप में क्या होती है, बाहर निकलती है, अर्थात ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन। जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा वो तो होगी ऊष्माशोषी, और जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा वो क्या होगी, ऊष्माक्षेपी होगी। कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाफल के साथ ऊष्मा भी ऊर्जा के रूप में क्या होती है, मुक्त होती है, अर्थात बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिससे मेथेन है, मेथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और एक जल बन गया, और जल के साथ ऊर्जा जो है वो क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इसी प्रकार ग्लूकोज है, ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल के अणु और जल के साथ ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। चौथा टॉपिक क्या जाता है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या है कि विस्थापन में क्या हो जाता है, कोई भी जो पदार्थ होगा वो पदार्थ अपना स्थान छोड़ करके दूसरे के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अर्थात ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें तत्व अपना स्थान परिवर्तित कर लेता है, अर्थात अपना स्थान क्या कर लेता है, छोड़ देता है, दूसरे के लिए कर देता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। नंबर एक क्या दे रखा है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन में क्या होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। अर्थात दूसरी परिभाषा भी अपने पास है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी परिभाषा भी क्या दे रखी है अपने पास कि वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व अपना स्थान क्या कर लेता है, परिवर्तित कर लेता है, अपना स्थान बदल लेता है,
इस प्रकार की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर क्या हो सी मुक्त अवस्था में आता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से क्या होता है? अधिक क्रियाशील। नीचे अभिक्रिया दे रखी है मैंने, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकता है। आगे देखिए, अब आता है अभिक्रियाशीलता का क्रम कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, सबसे कम क्रियाशील कौन है, इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ रहती है। तो देखो पोटेशियम जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील, उससे कम क्रियाशील सोडियम, उससे कम क्रियाशील कैल्शियम, उससे कम क्रियाशील मैग्नीशियम, उससे कम क्रियाशील एल्यूमिनियम, फिर आ जाता है जिंक, फिर आ जाता है आयरन, फिर लेड और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को निम्न अवस्था माना जाता है। फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर और गोल्ड। सबसे कम क्रियाशील कौन होता है? गोल्ड, सोना होता है। और सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? पोटेशियम। अब देखो आ जाता है दूसरा पॉइंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी दो परिभाषाएं हैं ध्यान से, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह आपस में क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 बार विस्थापन होता हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 बार विस्थापन होता हो, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। दोबारा से ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहता तो कोई ले सकता है, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह आपस में क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। इसकी दूसरी अभिक्रिया भी है अपने पास, कि इस प्रकार की अभिक्रिया में 2 तत्व अपना स्थान क्या कर लेते हैं? परिवर्तित कर लेते हैं। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे सोडियम सल्फेट है, उसकी बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करवाएंगे तो हमेशा ध्यान रखना है, एक धनायन बनाना है, एक ऋणायन बनाना है। पहला धनायन दूसरे ऋणायन के साथ और पहला ऋणायन दूसरे धनायन के साथ जुड़ जाएगा। तो सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। और बेरियम की अभिक्रिया सल्फेट से करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट बन जाएगा। उसी प्रकार सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्रेट से करवाएंगे तो AgNO3 के साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? AgNO3। और पोटेशियम के है वो Cl के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा? KCl। फिर आता है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। और सबसे पहले पढ़ लेते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन किसी तत्व के साथ जुड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वह क्या कहलाएगा? साधारण सीधी सी बात अपने को याद रखनी है, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, और जिसके साथ ऑक्सीजन बाहर निकलेगा वो क्या निकलेगी? कहलाएगी अपचयन अभिक्रिया। ध्यान से देखिएगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन किसी तत्व के साथ आकर जुड़ती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, तथा जिस तत्व से ऑक्सीजन जुड़ती है उसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीकारक कहा जाता है। जैसे कॉपर है, कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई, कॉपर ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी प्रकार देखो अपचयन अभिक्रिया में देखो कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व से ऑक्सीजन क्या होता है? मुक्त होता है, अर्थात तो बाहर निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। और जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलेगा उसे क्या कहते हैं? अपचयन कहा जाता है। देखो फेरस ऑक्साइड है, फेरस की ऑक्साइड को क्या करेंगे? ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे तो फेरस अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। उसी प्रकार मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्शन करके MgO2 बना लेगा। क्या बना लेगा? MgO2। देखो फेरस 2Fe बना लिया ना। ध्यान से एक मिनट बेटा जी, थोड़ा सा नीचे चला गया। ये रहा देखो फेरस की अभिक्रिया करवाई है, 2Fe प्लस अभिक्रिया करवाई तो क्या बन जाएगा? Fe प्लस O2।
और मैग्नीशियम को क्या करेंगे, ऑक्सीजन मुक्त करनी है, तो क्या बन जाएगा 2Mg+O2। फिर देखो आते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या आती है, रेडॉक्स। रेडॉक्स में क्या होता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन जो अभिक्रिया होती है वो दोनों क्या होती है, साथ साथ होती है। कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों क्या हो, साथ साथ हो, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, वो किस में बदल रहा है, कॉपर में बदल रहा है, अर्थात ऑक्सीजन निकल रहा है। ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड पहले था और अब ऑक्सीजन निकल गया, तो जिसमें ऑक्सीजन निकलता है वो क्या कहलाएगा, अपचयन। H2 है और वो आगे जा कर के H2O बन रहा है, अर्थात ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की आपको परेशानी हो रही है कि वीडियो समझ में नहीं आ रही है, कोई भी आपको किसी भी टॉपिक में आपको समस्या हो रही है, तो आप बेझिझक होकर के अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए और अगली वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।